धनबाद, जहां अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री को बनाने और हटाने का कालांतर में सार्वजनिक ठेका लिया जाता था। मजदूरों और मालिकों की नगरी धनबाद ही भारत का इकलौता कोयला नगरी है, जहां अमीरी और गरीबी के सारे मापदंड अपने आप चकनाचूर हो जाते हैं। ये वो धनबाद है जहां माफिया और पहलवानों के भय को शोषित जनता भोगती है और शासक एक छत राज करता है। धनबाद के गॉडफादरों के किस्से में पहला नाम तो मजदूर नेता बीपी सिन्हा का है, जिनको माफिया और राजनीति के अभेद अखाड़े में उनके ही एक पहलवान सूर्यदेव सिंह ने मात नहीं बल्कि मौत देकर ही पटखनी दी थी। जिन दिनों राजधानी पटना सत्ता का मुख्य केंद्र होकर सुख भोगा करती थी, उन्हीं दिनों धनबाद उस सत्ता के केंद्र का बैंक बैलेंस हुआ करता था। धनबाद जहां अगाध पैसा है, धनबाद जहां अगाध कोयला है, धनबाद जहां माफिया ही तथाकथित विधायक होते हैं और विधायक का दाहिना हाथ ही कोयला माफिया। वहां की हर कहानी सुनाएंगे आपको, पर आज का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो इससे पहले मसरूर अनवर की मशहूर गजल का आखिरी उन्वान याद आता है कि क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर सही। कहानी के सिंह मेंशन और रघुकुल की कहानी तो द फोर्थ पिलर आपको एपिसोड दर एपिसोड सुनाएगा ही, पर आज का राजनीतिक विश्लेषण जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें चर्चा इस बात की होगी कि धनबाद विधानसभा में भारत की आजादी के बाद सन 1951 से लेकर सन 2019 तक के विधानसभा चुनाव में किस किस नेता और माफियाओं ने दांव लगाकर बाजी मारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आजादी के बाद बिहार में पहले विधानसभा के चुनाव हुए सन 1951 में। धनबाद में कांग्रेस ने पुरुषोत्तम चौहान को टिकट दिया। कांग्रेस के पुरुषोत्तम चौहान के सामने थे ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ के नेता रमेश चंद्र भट्टाचार्य। धनबाद के इस पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुरुषोत्तम चौहान ने 10,253 वोट लाकर जीत हासिल की। साल 1951 के बाद बिहार में दूसरी विधानसभा चुनाव हुए सन 1957 में। इस बार भी कांग्रेस ने पुरुषोत्तम चौहान को ही टिकट दिया, पर 1957 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी पुरुषोत्तम चौहान के सामने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी थे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले तारा प्रसाद सिंह। 1957 के भी इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुरुषोत्तम चौहान ने ही दोबारा जीत हासिल की। पुरुषोत्तम चौहान को वोट मिले 10,662, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी तारा प्रसाद सिंह को वोट हासिल हुए मात्र 5,445। यानी 1951 और 57 के विधानसभा के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट तौर पर यह समझ आती है कि धनबाद विधानसभा सीट पर पहले चुनाव से ही राजपूत उम्मीदवार का धाकड़ दबदबा रहा है। 1951 और 57 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार फिर 1962 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। 62 के इस बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धनबाद विधानसभा सीट से पुरुषोत्तम चौहान की जगह शिवराज प्रसाद पर दाव आजमाया। वही स्वतंत्रता यानी राजा पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ अब्दुल कालिक अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा, पर 62 के इस विधानसभा चुनाव में धनबाद से जीत कांग्रेस पार्टी की ही हुई। 1962 में कांग्रेस के प्रत्याशी शिवराज प्रसाद ने 16,704 वोट लाकर तीसरी बार कांग्रेस की धनबाद विधानसभा पर जीत बरकरार रखी। यानी 1951, 1957 और 62 के विधानसभा चुनाव में धनबाद विधानसभा सीट को कांग्रेस लगातार जीतती रही। सन 1962 के 5 बरस बाद 1967 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। 67 के बिहार विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर फिर कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार धनबाद सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे आर सिंह, जबकि कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में थे सीपीआई के सी मुखर्जी। 1967 के इस विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, पर चौथी बार भी धनबाद सीट पर जीत कांग्रेस पार्टी को ही नसीब हुई। कांग्रेस पार्टी के आर सिंह ने 11,042 वोट लाकर जीत हासिल की, जबकि सीपीआई के प्रत्याशी सी मुखर्जी भी 10,098 वोट लाने में सफल रहे। यानी अगर सीपीआई 1967 के इस चुनाव में धनबाद सीट पर अगर और 944 वोट ले आ पाती तो पहली बार धनबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ जाता, पर ऐसा हो न सका। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो कांग्रेस 1951, 1957, 1962
और चौथी बार 1967 में भी धनबाद विधानसभा सीट पर चुनाव जीतते हुए यह राजनीतिक संकेत दे रही थी कि धनबाद पर अगर कोई जीत हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। ये उन दिनों की बात है जब धनबाद के कोयला खदानों तक में कांग्रेस का हाथ छाप का झंडा लहराया करता था। 1967 के बाद 1969 में ही बिहार में 5वीं बार विधानसभा के चुनाव हो गए, पर तब तक धनबाद की जनता का मन कांग्रेस से उबने लगा था। धनबाद सीट पर यह पहली बार था कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने शुरू हो गए थे। कांग्रेस के लिए धनबाद सीट पर 1969 का चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला था और चुनाव के जब नतीजे आए तो यह आशंका सत्य में परिघटित होती गई। 1969 के इस चुनाव में कांग्रेस ने रामधानी सिंह को टिकट दिया था, जबकि भारतीय क्रांति दल ने राजपूत रघुवंश सिंह को कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। भारतीय क्रांति दल के नेता रघुवंश सिंह धनबाद की माटी के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के गढ़ धनबाद में ही पहली बार कांग्रेस को हराकर इतिहास रच दिया था। कांग्रेसी उम्मीदवार रामधानी सिंह को 1969 के इस चुनाव में वोट मिले 10,088, जबकि भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार राजपूत रघुवंश सिंह को वोट हासिल हुए 16,785। भारतीय क्रांति दल के नेता ने पहली बार कांग्रेस को धनबाद सीट पर हराकर जबरदस्त जीत हासिल की थी। फिर 1969 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 1972 में ही फिर चुनाव हुए। धनबाद विधानसभा सीट पर तो मानो कांग्रेस की वापसी की सबको उम्मीद थी, पर 1969 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फिर 1972 में भी धनबाद सीट पर कांग्रेस का कुछ इस कदर पतन होगा किसी को उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस 1972 के चुनाव में धनबाद सीट पर कहीं भी नहीं ठहरी। इस चुनाव में सीपीआई के चिन्मय मुखर्जी को जीत मिली। 24,774 वोट लाकर सीपीआई के चिन्मय मुखर्जी ने कांग्रेस के ब्रह्मदेव सिंह शर्मा को करारी शिकस्त दी थी। यानी जो कांग्रेस धनबाद विधानसभा सीट पर 1951, 1957, 1962 और 1967 में लगातार जीतती रही, उसे 1969 और 72 के विधानसभा चुनाव में धनबाद विधानसभा सीट पर मुंह की खानी पड़ी थी। 1972 के बाद 5 बरस बाद आया 1977 का साल। धनबाद सीट कांग्रेस की वापसी के लिए बिल्कुल तैयार था। धनबाद की जनता 1977 के विधानसभा चुनाव में तैयार इसलिए भी थी क्योंकि पिछले 2 चुनाव में, मसलन 1969 और 1972 में कांग्रेस को धनबाद में हार का सामना करना पड़ा था। यानी कुल 8 साल बाद कांग्रेस दोबारा जीत के लिए धनबाद सीट पर 1977 के मैदान में चुनावी जंग लड़ने को तैयार थी। इस चुनाव में धनबाद सीट पर कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई। कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश ने 14,973 वोट लाकर जनता पार्टी की कलावती देवी को करारी शिकस्त दी थी। 1977 के बिहार विधानसभा चुनाव के अभी ठीक से 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि 1980 में फिर बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए। 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश को कांग्रेस ने फिर चुनावी मैदान में उतारा। उनकी प्रतिद्वंद्विता इस बार सीपीएम के नेता गोपीनाथ बख्शी से थी। कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद ने 1980 के विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर इतने वोट हासिल किए कि पूर्व में कांग्रेस या अन्य दल के किसी प्रत्याशी ने भी इतने वोट हासिल कभी नहीं किए थे। कांग्रेस के योगेश्वर प्रसाद योगेश को 1980 के इस विधानसभा चुनाव में वोट मिले 41,638, जबकि सीपीएम के प्रत्याशी गोपीकांत बख्शी को वोट मिले 17,577। कांग्रेस ने आजादी के बाद धनबाद सीट पर 1951, 1957, 1962, 1967, 1977 और 1980 में छठी बार जीत हासिल की थी। पर इसी बीच 1969 और 1972 में कांग्रेस को धनबाद विधानसभा सीट पर हार का स्वाद भी चखना पड़ा था। बहरहाल अब 1985 का दौर आ चुका था, पर धनबाद में दौर चाहे किसी का भी आए, पर धनबाद की जनता ने ये तो पहले से ही तय कर दिया था कि हर दौर में कांग्रेस ही इस सीट को फतह करेगी। 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर कांग्रेस ने सुरेंद्र प्रसाद रॉय को टिकट दिया, जबकि सामने उनके प्रबल प्रतिद्वंदी थे जनता पार्टी के नेता रामचंद्र सिंह। 1985 के इस विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र सिंह की धनबाद विधानसभा सीट पर करारी हार हुई। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद रॉय ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस को इस चुनाव में वोट मिले 24,780, जबकि जनता पार्टी को इस 1985 के विधानसभा चुनाव में वोट मिले मात्र 14,059। 1985 के फिर 5 बरस बाद आया 1990 का चुनाव।
कांग्रेस ने फिर सुरेंद्र प्रसाद रॉय को ही टिकट दिया और जीत भी इस 1990 के विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर सुरेंद्र रॉय की ही हुई। 1990 के बाद 1995 का साल आया और फिर धनबाद में बीजेपी की भी धाकड़ एंट्री हुई। 1995 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धनबाद विधानसभा सीट पर कंपटीशन में दूरों दूर तक नहीं थी। 1995 के इसी चुनाव में धनबाद विधानसभा सीट पर मैदान में मुकाबला भाजपा और जनता पार्टी के बीच ही तय हुआ। भाजपा के प्रत्याशी पशुपतिनाथ सिंह ने 36,984 वोट लाकर धनबाद को बीजेपी के नाम कर इतिहास ही रच दिया। जनता दल के रामाधर यादव को हार मिल चुकी थी, उनके हिस्से 32,978 वोट ही आ सके। हार जीत का अंतर मात्र 4,000 वोट का था। भाजपा ने धनबाद विधानसभा सीट को अपने पाले में लेते ही मानो ये राजनीतिक ऐलान कर दिया था कि अब भाजपा धनबाद विधानसभा सीट पर वापस मुड़कर देखने नहीं वाली है। हुआ भी यही। सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट फिर भाजपा के ही हाथ आई। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर पशुपतिनाथ सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भाजपा की कट्टर प्रतिद्वंदी आरजेडी भी चुनावी मैदान में थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने प्रसादी साव को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। चुनाव संपन्न हुए। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पशुपतिनाथ सिंह ने 74,331 वोट लाकर आरजेडी के प्रत्याशी प्रसादी साव की जमीन हिला दी। किसी भी अन्य दल के प्रत्याशी को अब तक यानी उस वक्त के चुनाव तक धनबाद में इतने वोट कभी नहीं मिले थे। 1995 के बाद सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत थी। आरजेडी को इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पशुपतिनाथ सिंह के खिलाफ मात्र 32,266 वोट ही मिले थे, जबकि भाजपा के पशुपति का वोट था 74,000 के भी पार। झारखंड गठन के पहले ही एकीकृत बिहार में सन 2000 का विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव के बाद ही भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी थी। बाबूलाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। सन 2000 के बाद झारखंड में अगला विधानसभा चुनाव हुआ सन 2005 में। 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पशुपतिनाथ सिंह ने तीसरी बार धनबाद विधानसभा सीट पर 83,692 वोट लाकर जीत की हैट्रिक लगा दी, जबकि कांग्रेस के मनन मलिक ने 62,012 वोट लाकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा 1995 से ही धनबाद विधानसभा सीट पर लगातार मजबूत हो रही थी। चुनावी आंकड़े इस बात की लगातार गवाही दे रहे थे कि धनबाद विधानसभा सीट पर भाजपा की आक्रामक राजनीति का कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं बचा था। धनबाद जहां एक वक्त कांग्रेस की तूती बोलती थी, उसे भाजपा ने बड़ी चालाकी से अपने पाले में कर लिया था। सन 2005 के बाद झारखंड में फिर 2009 में विधानसभा चुनाव हुए, पर लगातार 3 बार जीत हासिल करने वाली भाजपा ने साल 2009 के विधानसभा यानी धनबाद विधानसभा को हल्के में ले लिया। भाजपा शायद भूल गई थी कि धनबाद की जनता वो रणभेदी है जो उड़ती चिड़िया को हरदी लगाना जानती है। धनबाद सीट को कांग्रेस ने 2009 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मशक्कत से निकाला। भाजपा के राज सिन्हा को 2009 के इसी विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर मिला था 54,751 वोट, जबकि कांग्रेस के मनन मलिक को मिला था 55,641 वोट। वोट का अंतर था मात्र 890। भाजपा जीतते जीतते हारी थी और कांग्रेस हारते हारते जीत गई। भाजपा के लिए यह हार भी बेहद जरूरी था शायद, क्योंकि 1995, सन 2000 और सन 2005 के विधानसभा चुनाव में धनबाद जीतकर भाजपा आश्वस्त हो चली थी। सन 2009 की हार से तिलमिलाई भाजपा ने धनबाद के लिए नए सिरे से अपने समीकरण बिठाए। भाजपा का सौभाग्य था कि धनबाद के लिए बनाए गए भाजपा के समीकरण भाजपा के लिए सही साबित हुए। सन 2009 के 5 बरस बाद सन 2014 का विधानसभा चुनाव आया। केंद्र में मोदी के नारे लग रहे थे और झारखंड में भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनने की आहट भी थी। सन 2014 के विधानसभा चुनाव में धनबाद सीट पर भाजपा ने अपने हारे हुए नेता राज सिन्हा को दोबारा टिकट दिया। भाजपा के राज सिन्हा ने रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किए। उन्हें कुल 1,31,842 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी व पूर्व विधायक मनन मलिक को 78,999 वोट ही मिल सके। यह बताना बेहद जरूरी है कि भारत की आजादी के बाद धनबाद सीट पर किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को इतने वोट कभी भी हासिल नहीं हुए थे
जितने भाजपा के राज सिन्हा को हासिल हुए। राज सिन्हा 2014 तो निकाल लिए, अब बारी 2019 के विधानसभा की थी। धनबाद सीट पर भाजपा की तरफ से फिर राज सिन्हा फील्ड में उतरे। उनके सामने कांग्रेस के मन्नान मलिक फिर दोबारा अपने भाग्य का फैसला करने धनबाद सीट से उतरे। भाजपा के राज सिन्हा ने एक दफे फिर धनबाद सीट पर इतिहास रच दिया। उन्हें कुल 1,20,773 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के मन्नान मलिक को 90,144 वोट ही मिल पाए। एक बात यहां और जोड़ना जरूरी है कि आजाद भारत में धनबाद विधानसभा सीट पर भाजपा के राज सिन्हा को छोड़कर कोई प्रत्याशी 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका है। यह करिश्मा आज तक भाजपा नेता राज सिन्हा के ही नाम है। तो कैसा लगा आपको आज का ये राजनीतिक विश्लेषण? हमने धनबाद सीट का आज राजनीतिक विश्लेषण किया है। जो चुनावी नतीजे थे उन चुनावी नतीजों पर बातचीत की है। सन 1951 से लेकर सन 2019 तक के जितने भी नतीजे रहे हैं विधानसभा चुनाव के, उन तमाम चुनावों के नतीजों पर हमने विस्तृत तरीके से चर्चा की है, उसकी बात आपके सामने रखी है। हमने ये भी बताया है कि 1951 से लेकर साल 2019 तक के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के किस नेता को कितनी वोट मिली और कौन नेता किस पार्टी का धनबाद से विधायक बना। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाहिर है कि इस तरह की जो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने होते हैं और इसके बाद एडिटिंग में भी बहुत समय लगता है। तो कुल मिलाकर ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक नई तरीके से अलग अलग विधानसभा सीटों को समझा जाए, उसके समीकरणों को समझा जाए। और बेहद ज़रूरी है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने पूर्व के कालांतर के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री रहे हैं, जितने संतरी रहे हैं, जितने सांसद रहे हैं, जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी हासिल करे। और चूंकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए हम अपनी तरफ से द फोर्थ पिलर की तरफ से पुरजोर कोशिश करते हैं कि वे सारी जानकारी आपको एक वीडियो के फॉर्मेट में आपके सामने हो। आप जब फ्री हो तो ऐसे वीडियोस को देखें। और हाथ जोड़कर विनती है कि चूंकि हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं इस तरह की वीडियोस पे, तो आप इसे खूब लोगों तक शेयर भी करें। बाकी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप अब तक द फोर्थ पिलर के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर को फॉलो नहीं किए हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आखिरी विनती है कि उसे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया। मेरा नाम था आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक कुमार। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।